हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप को जारी रख रहे हैं और जिसमें आज हम समझेंगे भारतीय मरुस्थल को यानी भारतीय रेगिस्तान के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित एक गर्म व उष्ण मरुस्थल है। यानी जो भारतीय मरुस्थल है ना रेगिस्तान, वो हमारे राजस्थान राज्य में स्थित है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में। ठीक है, यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। यानी यहाँ की जो रेत है वो बालू रेत है और उसके बड़े बड़े टीले बन जाते हैं जिनको हम बालू के टिब्बे कहते हैं। और हवा से इनके अंदर जैसे पानी में लहरें आती हैं ना, ऐसे ही मिट्टी में लहरें बनी होती हैं। तो इसलिए हमने बोला कि ये बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिसके कारण से यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इन्हें मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो देखा आपने कि वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से भी कम होती है, इसके कारण यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं होती, बहुत नाम मात्र की वनस्पति होती है, कैक्टस इत्यादि। और इन्हीं विशेषताओं के कारण इन्हें मरुस्थली कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। इसके बाद फिर आपको मैं दिखाऊं ये बालू के टिब्बे, ये होते हैं बालू के टिब्बे। ठीक है, और हमने बोला बालू के टिब्बे से ढका हुआ तरंगित मैदान, देख रहे हो उसमें तरंगे पड़ी हुई हैं, जैसे पानी में लहरें होती हैं ना, ऐसे ही हवा के कारण इस बालू की मिट्टी में भी तरंगे दिखाई देती हैं, बन जाती हैं। इसलिए इनको हम बालू के टिब्बों से ढका हुआ तरंगित मैदान कहते हैं। तो और यहाँ पर ये जो आकृति भी बनी हुई है, इस आकृति का नाम है बरकान, यानी अर्धचंद्राकार बालू का टिब्बा। देख रहे हैं अर्धचंद्राकार, इस तरीके से ये बना हुआ है। तो इन चित्रों से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैसी भौगोलिक स्थितियां होंगी। हालांकि मरुस्थल की चट्टानिक संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपरदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। हालांकि कहने का मतलब यहाँ पे जो चट्टानी संरचना है वो प्रायद्वीपीय पठार है ना, उसी का ही एक विस्तार है। लेकिन यहाँ इतनी गर्म परिस्थितियां हैं, सूखी शुष्क परिस्थितियां हैं और अपरदन के कारण यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से अलग है। फिर यहाँ पर अभी अभी हमने जैसे देखा था मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, जूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियां हैं यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगी। कई सारी आकृतियां जिसमें अभी अभी हमने बरकान देखा था। इसी तरह मशरूम रॉक भी एक जो है भू आकृति बन जाती है। बालू के टिब्बे तो मैंने आपको दिखाए। जूगेन, बरकान क्या होता है? बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यानी लंबवत टीले का मतलब बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे टीले पाए जाते हैं। कहाँ पर? जहाँ भारत पाकिस्तान की सीमा है। देखिए कुछ हिस्सा हमारे यहाँ पर है रेगिस्तान का और ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है। ठीक है, इसके 2 भाग हमने कर दिए। उत्तरी भाग जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है ज्यादातर, और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। कच्छ के रण कहाँ पर है? गुजरात में है। इस क्षेत्र की नदियां निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिम नदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती हैं। यानी यहाँ की जो नदियां हैं वो कम बारिश होने के कारण और बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण उनका पानी उड़ जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। और कोई हिम नदीय उद्गम तो है नहीं यहाँ पर, यानी बर्फ़ की जो बर्फ़ से हिमानियाँ होती हैं बर्फ़ की, वहाँ से तो कोई नदी निकलती नहीं है। इसलिए ये केवल वर्षावाही होती है, यानी वर्षा आने पर ही इनमें पानी होता है। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है। देखिए अपवाह
जब आप अगला चैप्टर समझेंगे ना अपवाह, उसका मतलब ये होता है कि एक नदी अपने उद्गम स्थल से चली, विभिन्न धाराओं में बटी और फिर अंत में जाके सागर में मिल गई। लेकिन अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का मतलब है कि वह प्रणाली जिसमें क्या होता है, नदियां बस थोड़ी दूर तक जाती हैं और किसी झील में मिल जाती हैं और कभी अपने सागर तक नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ की अधिकांश नदियां भी अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियां थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती हैं और सागर तक नहीं पहुंच पाती। अब प्लाया क्या चीज होती है, एक नया शब्द सुनिए। प्लाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें यानी नमक की झीलें हैं जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी जो है वो लूनी नदी है। कौन सी नदी? लूनी नदी, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में वाहित होती है, यानी जहां पर रेगिस्तान है उससे दक्षिण में वो बहती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियां इस क्षेत्र को जलाभाव वाला क्षेत्र बनाती हैं, यानी यहाँ पर बहुत गर्मी है, ऊंचा तापमान रहता है और ज़्यादा जो पानी वो वाष्प बन के उड़ जाता है और बारिश बहुत कम होती है। तो ऐसी स्थितियां इस क्षेत्र को जल से कमी वाला बना देते हैं। जलाभाव मतलब यहाँ जल की बहुत कमी होती है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? तो सबसे पहले हमने यही चीज समझी थी कि थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। फिर दूसरा प्रश्न, अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें नदियां जो थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्लाया मतलब लवणीय झीलों में मिल जाती हैं और सागर तक कभी नहीं पहुंच पाती हैं। फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि थार मरुस्थल की नदियों में सालों भर जल क्यों नहीं रहता? सालों नहीं होगा, यहां पर साल आएगा, ठीक है। साल भर जल क्यों नहीं रहता है? पूरे वर्ष भर जल रहता ही नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है, थार मरुस्थल की नदियों में सालों या यहाँ पर भी साल आएगा, साल भर जल इसलिए नहीं रहता क्योंकि ये वर्षावाही होती हैं, अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। ये हिम नदियाँ नहीं होती जो बर्फ की हिमानी से निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना इत्यादि। फिर चौथा प्रश्न है कि थार मरुस्थल की कोई जलवायविक विशेषताएं बताइए। देखिए, जलवायविक विशेषताएं क्या हैं? ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से भी कम होती है। और तीसरी विशेषता है, यहाँ उच्च तापमान रहता है। फिर पांचवा और अंतिम प्रश्न, थार मरुस्थल की किन्हीं दो भू आकृतियों के नाम बताइए। मशरूम रॉक और बालू का टिब्बा। वैसे तो दो और हैं, आप कोई भी दो लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, कम से कम 1000 लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने ही इस चैनल को जल्दी से जल्दी 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।